नमस्कार साथियों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी की बुक से आपको ऑप्टिक्स लेसन के अंतर्गत हम लोग ह्यूमन आई को पढ़ रहे हैं और आज हमारे ह्यूमन आई का लेक्चर 4 होगा। और इस चौथी क्लास में हम लोग, चूंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने मायोपिया को देखा था, मायोपिक आई के बारे में जाना था कि निकट दृष्टि दोष क्या है। और आज के इस क्लास में हम लोग जो रेस्ट बचे हुए जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, जिसमें दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य के बारे में हमारी विस्तृत चर्चा होगी। इसके अलावा हमारी कोशिश रहेगी कि अगर ये क्लास बहुत लंबा नहीं हुआ तो आप लोगों को आज के इस क्लास में मैं कलर ब्लाइंडनेस के बारे में भी, कलर विजन के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। आप लोग पिछला क्लास देख चुके होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग उस वीडियो को देखने के बाद निकट दृष्टि दोष के बारे में, मायोपिया के बारे में जान चुके होंगे। तो क्या शुरू किया जाए? शुरू किया जाए? Yes, sir. ठीक है, चलिए। तो आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं और आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक होगी वो है, सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। यानी आज की जो हमारी टॉपिक है वो है दूर दृष्टि दोष। सबसे पहले हम इसी चीज को समझने का प्रयास करते हैं, दूर दृष्टि दोष। अंग्रेजी में इसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहा, जैसे कि आपने निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा था, यहाँ पे हम लोग दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि कई बार हम आप लोगों को बता चुके हैं इस बात को कि हमें क्या दिमाग में रखना है। हमें इस बात को ध्यान पे रखना है कि जो नॉर्मल विजन है, नॉर्मल आई जो है, यानी अगर हम एक सामान्य नेत्र की बात करें, सामान्य नेत्र, सामान्य नेत्र, तो सामान्य नेत्र में हमारा जो है रेंज ऑफ विजन की अगर हम बात करें तो रेंज ऑफ विजन, रेंज ऑफ विजन जो है वो आप लोग जान ही चुके हैं, ये 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी, ये हमारा रेंज ऑफ विजन होता है। तो बहुत क्लियर बात है कि एक सामान्य ह्यूमन आई जो है वो 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी तक के वस्तु को देख पाता है, चाहे वो वस्तु किसी भी स्थान पे हो। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष की अगर हम बात करें तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, बात ऐसा नहीं हो पाता है। जो वस्तु 25 सेंटीमीटर पे है, उस 25 सेंटीमीटर की वस्तु को मानव नेत्र देख पाने में असमर्थ होता है। अगर एक लाइन में इस चीज को समझने का प्रयास करें तो ऐसे समझिए कि ऐसी दृष्टि दोष जिसमें क्या होती है कि हमारा निकट बिंदु दूर हो जाता है। अब ये कहने को एक लाइन है, इसको डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं कि दूर दृष्टि दोष का क्या मतलब हुआ। दूर दृष्टि दोष का मतलब हुआ ऐसा दृष्टि दोष, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट बिंदु, निकट बिंदु दूर हो जाता है। यानी कि एक सामान्य नेत्र में निकट बिंदु का मान 25 सेंटीमीटर, लेकिन जो दीर्घ दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति है, हाइपरमेट्रोपिक जो आई होगा, अगर आप वहां पे बात करेंगे तो उसका नियर पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा। सपोज दैट कि कोई व्यक्ति 1 मीटर से आपको नियर करते हैं तो आप वो वस्तु को नहीं देख पाता, 1 मीटर से नजदीक के वस्तु को नहीं देख पाता है। तो क्या हम समझ रहे हैं कि उसका नियर पॉइंट 1 मीटर पे आ गया। जहां दिक्कत हो तो समझने की कोशिश करेंगे हम, और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे आप लोग भी। और आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को कि जो हमारा नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर सपोज दैट कि कोई व्यक्ति जो है वो 1 मीटर के नजदीक में नहीं देख पा रहा है या फिर 2 मीटर के नजदीक में नहीं देख पा रहा, तो उसके लिए नियर पॉइंट क्या हो गया? नियर पॉइंट 1 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया। तो अगर व्यक्ति का नियर पॉइंट बढ़ जाए, मतलब अगर दूसरे शब्दों में इसको समझिए तो अगर कोई व्यक्ति 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु को नहीं देख पाता है, इसी बात को अगर हम ऐसे कहें कि ऐसी दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है,
इन्फिनिटी पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नजदीक की वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। यानी कि 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, यानी कि हमारा नियर पॉइंट इंक्रीज कर गया, हमारा निकट बिंदु जो है वो दूर हो गया। क्लियर है? तो हम समझ पा रहे हैं दूरदृष्टि दोष में समस्या क्या आती है। समस्या ये आती है कि निकट की वस्तु को वो नहीं देख पाता है, 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु को नहीं देख पाता है। और बहुत ही सिंपल सी बात है कि इसमें क्या समस्या आती है कि ये तो आप देख रहे हैं कि ये पारिभाषिक रूप से, अगर आप इमेज को देखिए कि कैसे, आप एक नॉर्मल विजन की बात कीजिए, नॉर्मल विजन में आप देख रहे हैं कि जो प्रकाश आ रही है वो कहां पे, रेटिना पर उसका फोकल पॉइंट बनेगा, रेटिना पे जाके उसका इमेज बन जाएगा। लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिया वाला जो दृष्टि दोष है, जब दूर दृष्टि दोष की बात करते हैं तो यहां पे ये देख रहे हैं कि जो प्रकाश किरणें हैं नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद कहां पे, रेटिना के पीछे फोकस हो रही है। तो हमारा आंख का रेटिना तो यहां पर है, रेटिना आपका अगर बात करें, रेटिना की अगर हम बात करते हैं तो रेटिना तो यहां पर है, और इमेज कहां पे क्रिएट हो रहा है, तो इमेज यहां पे क्रिएट हो रहा है। यानी कि अगर हम प्रतिबिंब को देखें तो यह प्रतिबिंब आपको रेटिना के पीछे बन रहा है। नजदीक से आती किरणें, आती किरणें, दूर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, निकट से जो आ रही किरणें हैं, जब वो किरणें आपको नेत्र लेंस पे पड़ती है तो नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद कहां पे जा रही है, रेटिना के पीछे जा रही है। तो प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है। हम लोगों ने निकट दृष्टि दोष में क्या देखा था कि इमेज रेटिना के आगे फोकस हो जाती है। दूर दृष्टि दोष में क्या हो रहा है, रेटिना के पीछे फोकस हो रहा है। कैसे होगा, अब थोड़ा सा लॉजिकल होके सोचिए ध्यान से। ये है आपको नॉर्मल विजन, सामान्य आंख कैसे दिखता है, लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर हमारा आई बॉल जो है, ये जो आप आई बॉल देख रहे हैं, अगर ये आई बॉल शॉर्टर हो जाए, ये छोटा हो जाए, ये जो अभी का नॉर्मल आई बॉल ये है, अगर ये आई बॉल छोटा हो गया, अब ऐसे समझिए कि ये आई बॉल छोटा हो गया तो इमेज तो यहां पे बना, जबकि हमारी रेटिना की अगर हम बात करें, इमेज कहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है। इमेज कहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है, जबकि रेटिना कहां पे आ गई है, यहां पे रेटिना आ गई है। ये हो गया आर। अगर हम देखें ध्यान से तो हमारा आर जो है वो यहां पर है और इमेज बन रहा है यहां पर। तो बहुत ही क्लियर है कि हमारा आई बॉल अगर छोटा हो गया, मतलब अगर नेत्र गोलक, समझ पा रहे हैं इस चीजों को कि ये आपको रेटिना है, अगर ये आईबॉल छोटा हो जाए, सिकुड़ जाए, तो आईबॉल छोटा हो जाएगा तो नेत्र गोलक के छोटा हो जाने से क्या होगा कि लेंस तो अपना काम कर रहा है, इमेज आपको जहां बनाना था वहीं फोकस कर रहा है, लेकिन चूंकि रेटिना वहां से आगे आ गया है तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे जाके बनेगा। तो पहला कारण अगर आप देखेंगे दूर दृष्टि दोष के क्या सब कारण होंगे, तो दूर दृष्टि दोष के कारण को देखें अगर, दूर दृष्टि दोष के कारण, तो क्या कारण देख रहे हैं, पहला कारण तो यही हो गया हमारा कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक जिसको हम क्या कहते हैं, आईबॉल कहते हैं, आईबॉल, आईबॉल का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक के छोटा हो जाने का क्या मतलब हुआ, नेत्र गोलक के छोटा हो जाने का मतलब यह हुआ कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट गई, कम हो गई। बहुत ही क्लियर कट है। तो हम इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि इसी शब्द को, अर्थात इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकला कि नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी, एवं रेटिना के बीच की दूरी घट जाना। आप इसका दूसरा कारण ढूंढिए कि क्या दूसरा क्या कारण होगा। आप यहां पे देखिए कि एक नॉर्मल विजन में क्या है कि नॉर्मल विजन में
अब यहां पे देखिए कि नॉर्मल विजन ये है हमारा, लेकिन अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए, जो हमारा नेत्र लेंस है अगर वो पतला हो जाएगा तो उसकी क्या होगी, कर्वेचर कम होगी, तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी लेंस की, तो वो क्या करेगा, रेटिना के पीछे में जाके फोकस करेगा, यहां पे जाके फोकस करेगा। समझ पा रहे हैं? तो दूसरा कारण हो गया कि अगर लेंस में खराबी हो जाए, आंख के लेंस में अगर खराबी आ गया, अगर नेत्र लेंस पतला हो गया तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो इसका दूसरा कारण जो है, अगर हम देखें तो दूसरा कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। और इसी शब्द को आपको विकल्प में जब ऐसे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ गया, इसका मतलब है कि लेंस पतला हो गया, तो हम कह सकते हैं कि लेंस का पतला हो जाना। यानी कि इसी शब्द को हम ऐसे लिखते हैं कि नेत्र लेंस का पतला हो जाना। नेत्र लेंस का पतला हो जाना यानी कि अगर नेत्र लेंस पतला हो गई, इसका मतलब है कि उसकी कर्वेचर जो है वो कम हो गई। नेत्र लेंस की कर्वेचर का कम हो जाना, यानी नेत्र लेंस की, इसी शब्द को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना। वक्रता का तो बहुत क्लियर है कि रेटिना के पीछे इमेज किन परिस्थितियों में बनेगा, तो दो काउज हुआ। पहला काउज ये हुआ कि अगर नेत्र गोलक जो है हमारा, ये नेत्र गोलक अगर छोटा हो जाए, हमारा नेत्र गोलक जो है, अगर ये नेत्र गोलक क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो भी रेटिना के पीछे बनेगा। और दूसरा कारण हो गया कि अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाए, तो ऐसे कंडीशन में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। समझ पा रहे हैं? अब आते हैं कि आखिर इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या उपाय है, इस दृष्टि दोष का निवारण क्या है। अब आते हैं, अब ये देखते हैं कि इस दृष्टि दोष का निवारण क्या है, आखिर इस दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जाए। तो आप देखिए कि ये आपको हाइपरमेट्रोपिया वाले जो व्यक्ति हैं, उनके आंखों को क्या चाहिए, चूंकि प्रकाश किरणें जो है वो रेटिना के पीछे जा रही है, तो थोड़ा सा और इस प्रकाश किरण को सिकोड़ देना। ये प्रकाश किरण और अगर नजदीक में रेटिना पे आके कट जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम वस्तु को देख पाएंगे। दूरदृष्टि दोष में चूंकि क्या हुआ है कि हमारा नियर पॉइंट जो है वो दूर हो गया है, तो अगर 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु जो है, अगर हम कोई ऐसा साधन, एक ऐसा ग्लास लगा ले, एक ऐसा चश्मा लगा दे कि वो 2 मीटर पे आ जाए, तो हमारी डिफेक्ट जो है, आंख की जो डिफेक्ट है वो 2 मीटर के बाद तो देख पा रहे हैं, 2 मीटर से नजदीक में नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर 2 मीटर के नजदीक में कोई वस्तु है, वो वस्तु अगर हम एक चश्मा पहने और 2 मीटर पे आ जाए, तो तब तो हमारी रेंज 2 मीटर टू इंफिनिटी है, हम भली भांति ढंग से, बेहतर ढंग से उसको देख पाएंगे। तो कहने का मतलब है हमको ऐसा साधन चाहिए जो क्या करे कि इस प्रकाश किरण को और अधिक मोड़ दे, और अधिक मोड़ दे, मतलब कि ये जल्दी फोकस हो जाए, रेटिना के पीछे नहीं, रेटिना पे फोकस हो जाए। इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक अभिसारी लेंस का प्रयोग, यानी एक उत्तल लेंस का प्रयोग हम चश्मे के रूप में करते हैं। जब हम उत्तल लेंस का प्रयोग चश्मे के रूप में करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इस लेंस पर जो प्रकाश किरण पड़ेगा, उस लेंस इसको ऐसे मोड़ दिया, क्या किया, अगर आप यहां पे देखिए तो ये लेंस क्या किया, यहां पे प्रकाश किरण है, थोड़ा मोड़ दिया, तब आई लेंस पे गया, प्रकाश किरण गया, ये मोड़ दिया थोड़ा सा, और तब आई लेंस के द्वारा जब अपवर्तन होगा तो ये कहां पे पहुंचेगी, ये रेटिना पे पहुंच जाएगी, और ऐसे कंडीशन में इमेज कहां पे क्रिएट होगा, रेटिना पे क्रिएट होगा। क्लियर है? तो इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग चश्मे के रूप में करते हैं।
ठीक है, यानी अभिसारी लेंस का प्रयोग या उत्तल लेंस का प्रयोग, निकट दृष्टि दोष में हमने किस लेंस का प्रयोग किया था? अवतल लेंस का प्रयोग किया था, और यहां पे हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो क्या करते हैं, इसको यहां पे देख पा रहे हैं कि ये कौन सा लेंस है? ये हमारा उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस। देखिए यहाँ पे ये हाइपरमेट्रोपिया के लिए ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का इमेज रेटिना के पीछे बन रहा है, और जब हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं तो चूंकि ये प्रकाश किरणों को थोड़ा मोड़ेगा तो इस व्यक्ति का उल्टा और वास्तविक प्रतिमा आप देख रहे हैं कहां पे बन रहा है? रेटिना पे बन रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से जब हम उत्तल लेंस का प्रयोग चश्मे के रूप में करते हैं तो फिर हमारी दूर दृष्टि दोष का निवारण हो जाता है। मतलब अगर हम इसके उपचार को देखें कि क्या उपचार है, इसका उपचार क्या चीज है, तो इसका उपचार हो गया आपको उत्तल लेंस का प्रयोग। उत्तल लेंस मतलब हो गया अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस मतलब अभिसारी लेंस का प्रयोग चश्मे के रूप में। अगर कोई व्यक्ति आपको कहे कि उसके चश्मे का पावर प्लस में है तो इसका मतलब है कि उसके चश्मे का जो ग्लास है वो आपको उत्तल लेंस है, ठीक ना। जैसे निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है, उसके चश्मे का पावर माइनस में होता है। अब आप सोचिए कि लोग क्यों मना करते हैं आपको कि दूसरे का चश्मा हमें नहीं लगाना चाहिए। पहला कारण तो ये हो गया कि अगर हम निकट दृष्टि दोष से ग्रसित हैं और दूर दृष्टि दोष वाला चश्मा लगा दिए, हमें पावर चाहिए माइनस में, लगा लिए प्लस पावर, तो हमारी समस्या और बढ़ गई। या हमको पावर चाहिए प्लस में, हम लगा लिए माइनस वाला, तो भी हमारे कभी कभी क्या होता है कि जिस एप्रोप्रिएट पावर ऑफ लेंस, जो लेंस की क्षमता होनी चाहिए, अगर उस क्षमता का भी हम चश्मा नहीं लगाते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी हमें देखने में असुविधा हो सकती है और उससे हमारी नेत्र और खराब होगी। इसलिए हम इस बात पे ध्यान रखेंगे कि दूसरे का चश्मा जो है वो हमें प्रयोग नहीं करना है, ठीक बात। तो यहाँ पे हम लोग दूर दृष्टि दोष को समझ लिए। एक बार इसको हम सारांशतः 60 सेकेंड में, 1 मिनट में आप इसको समझने का प्रयास करें कि दूर दृष्टि दोष क्या है। ऐसी दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। मतलब इन्फिनिटी पे जो वस्तु है वो दिखाई पड़ता है लेकिन 25 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। मतलब कि माने निकट बिंदु जो है वो हमारा दूर हो जाता है, समझ पा रहे हैं। और दूर दृष्टि दोष में क्या होती है कि दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। क्यों पीछे बनता है? तो उसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण तो हो गया कि अगर हमारा नेत्र गोलक छोटा हो जाए तो ऐसे कंडीशन में इमेज रेटिना के पीछे बनेगा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, जिसको हम कहते हैं कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट गई, ठीक है। दूसरा रीजन हो गया कि नॉर्मल आई की तरह ही नेत्र है, ठीक ना, लेकिन समस्या कहां पे है? समस्या है आपको इस नेत्र लेंस में। तो नेत्र लेंस की अगर फोकल लेंथ बढ़ जाए, नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी बढ़ जाती है तो ऐसे कंडीशन में भी इमेज कहां पे बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा। यानी दूसरा रीजन हुआ नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, यानी नेत्र लेंस का पतला हो जाना, यानी नेत्र लेंस का कर्वेचर जो है वो कम हो जाना। समझ पा रहे हैं बात को। और इसका उपचार क्या चीज है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग हम चश्मे के रूप में करते हैं, और उत्तल लेंस का प्रयोग जब चश्मे के रूप में करते हैं तो इमेज रेटिना पे जाके बच जाता है। तो ये है हमारा दो दृष्टि दोष। अब बीच में एक हम दृष्टि दोष देख लेते हैं, जरा दृष्टि दोष, उसके बाद हम दृष्टि वैषम्य पे आएंगे। पहले एक दृष्टि दोष हम लोग देख लेते हैं, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष क्या है इसको बढ़िया से समझिए। देखिए अगर कोई व्यक्ति है, हालांकि जरा दृष्टि दोष एक तरह का दूर दृष्टि दोष होता है,
लेकिन इफेक्टेड दोनों पॉइंट हो जाते हैं। तो हम ऐसे समझ लें कि अगर कोई व्यक्ति का निकट बिंदु, नजदीक का बिंदु और दूर बिंदु दोनों प्रभावित हो जाए, मतलब कि स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर, वो थोड़ा दूर हो गया है और जो दूर बिंदु है वो थोड़ा नजदीक हो गया है। समझ पा रहे हैं बात को कि नजदीक का बिंदु थोड़ा दूर हो गया है और दूर का बिंदु थोड़ा नजदीक हो गया है। मतलब एक नॉर्मल विजन 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ये कर रहा है कि उसकी आंख का जो विजन, रेंज ऑफ विजन है वो 2 मीटर टू 10 मीटर है, यानी 2 मीटर से 10 मीटर तक ही देख रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, निकट बिंदु, नियर पॉइंट भाग गया, दूर हो गया थोड़ा, और दूर बिंदु 10 मीटर पे आ गया, नजदीक हो गया है। तो ऐसी दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति का निकट बिंदु दूर हो जाए और दूर बिंदु निकट हो जाए, अगर इसको ऐसे समझे तो हम ऐसी दृष्टि दोष जिसमें निकट बिंदु और दूर बिंदु दोनों प्रभावित होती है, मतलब कि नजदीक के वस्तु को भी देखने में समस्या है और दूर के भी वस्तु में। और आम तौर पे ये समस्या उम्र बढ़ने के साथ साथ आप लोगों की भी हो जाएगी। जैसे जैसे अभी तो आप लोगों की उम्र नहीं है तो आराम से देख पा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होंगे कि आपकी नियर पॉइंट भी और आपके फार पॉइंट भी दोनों इफेक्टेड हो जाएंगे। देखिएगा कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको नजदीक में भी दिक्कत है, पढ़ने में भी, किताब पढ़ने में भी, पेपर पढ़ने में भी, और दूर में भी वो ढंग से नहीं देख पा रहे हैं। तो हम समझ पा रहे हैं जरा दृष्टि दोष वस्तुतः है क्या, कि जरा दृष्टि दोष क्या चीज है, कि ऐसा दृष्टि दोष, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट बिंदु एवं दूर बिंदु दोनों प्रभावित हो, निकट बिंदु और दूर बिंदु दोनों प्रभावित हो। कैसे प्रभावित होगा, तो इसको स्पष्ट रूप से समझिए कि नियर पॉइंट दूर हो जाएगा और फार पॉइंट नियर हो जाएगा। मतलब कि इसको ऐसे समझिए कि निकट बिंदु दूर हो जाता है और दूर बिंदु नजदीक हो जाता है, दूर बिंदु नजदीक हो जाता है। यानी कि व्यक्ति निकट की वस्तु को भी नहीं देख पाता है और दूर के वस्तु को भी नहीं देख पाता है। यानी और ये बता चुके हैं आपको कि उम्र बढ़ने के साथ प्रायः यह दृष्टि दोष हो जाता है। आ रही बात समझ में? और अगर आप जरा दृष्टि दोष को समझ लिए कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट दोनों इफेक्टेड है, तो आपके पास सॉल्यूशन भी है। आप देखे होंगे निकट दृष्टि दोष हुआ था तो हमने अवतल लेंस का प्रयोग किया था, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया था। तो ये दोनों का कंबाइंड ही रूप है ना, तो ऐसे कंडीशन में दोनों लेंस लगा दीजिए, यानी एक अवतल लेंस भी एक उत्तल लेंस भी, ठीक ना। नियर पॉइंट जो प्रभावित है वो भी ठीक हो जाएगा और फार पॉइंट प्रभावित है वो भी ठीक हो गया। मतलब इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस के संयोजन से बना एक लेंस जो होता है, जिसको हम द्विफोक्सी लेंस, उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विफोक्सी लेंस, अंग्रेजी में उसको बाइफोकल लेंथ कहते हैं, ठीक ना। तो इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या होगा कि जो चश्मा प्रयोग किया जाएगा उस चश्मे में क्या होगा, ऐसे नीचे वाला जो पावर होगा ये उत्तल होगा और ऊपर में जो है ये अवतल है।
जब नजदीक में देखना है, नजदीक में दिक्कत तो इस पावर का यूज होगा। तो नजदीक की वस्तु को अभी आपने देखा था कि अगर नजदीक में नहीं देख पा रहा है कोई व्यक्ति तो हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ उत्तल लेंस लगा दिए तो नजदीक में निचले पावर का यूज हो जाएगा तो दिखाई पड़ेगा। और आगे सामने में देखना, इन फ्रंट में देखना, दूर में देखना है अगर आपको, तो ऊपर वाली पावर का यूज होगा यानी अवतल लेंस का यूज हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या उपचार है, इसका उपचार है द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइफोकल लेंस कहते हैं, फोकल लेंस कहते हैं। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से इसको हम सारांशतः समझ लेते हैं कि ऐसी दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति का निकट बिंदु और दूर बिंदु दोनों प्रभावित होता है, मतलब ऐसी दृष्टि दोष जिसमें निकट बिंदु दूर हो जाता है और दूर बिंदु नजदीक हो जाता है, जिसमें निकट की वस्तु को भी देखने में दिक्कत होती है और फिर दूर की भी वस्तु को देखने में दिक्कत होती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जरा दृष्टि दोष कहेंगे। और जरा दृष्टि दोष का उपचार भी बहुत सिंपल सा है कि दोनों लेंस लगाना है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं द्विफोक्सी लेंस। इसका फोकस अलग होगा, उसका फोकस अलग होगा, तो इसके लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का प्रयोग या द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग के रूप में करते हैं। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक चौथे दृष्टि दोष पे आते हैं, एस्टिमेटिज्म पर आते हैं, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं अबिंदुकता, इसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि वैषम्य, ठीक ना। और हालांकि इसकी चर्चा हमने लेक्चर 1 में किया था। आप लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जहां पे हम ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी संरचना के बारे में काफी डिटेल्स में चर्चा किया है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। और क्या कहते हैं, जो कोई भी नहीं देख पाए हैं वो उस वीडियो को, तो सबसे पहले मैं उनको यही कहूंगा कि आप लोग जो हैं वो उस वीडियो को देख लें, और तब जाके आप लोग की भी, अगर इस क्लास में भी किसी का क्लास छूट गया है, अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो आप लोग YouTube पे जाइए और उस वीडियो को जो अपलोडेड है, इस क्लास का जो वीडियो है, चूंकि वो YouTube पर अपलोड कर दिया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आप जाइए कि अगर क्लास छूट गया आपका तो कोई बात नहीं है, बहुत ही स्पष्ट ढंग से वहां पे आप उसको ओपन करके, उस लिंक को ओपन करके आप उसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो जिन व्यक्तियों को भी ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर के बारे में जानना हो, निकट दृष्टि दोष मायोपिया के बारे में जानना हो, तो एक बार हमारे जो पिछले जो वीडियोज है मानव नेत्र के संदर्भ में, उसको जरूर देख लें। चलिए यहां पर आते हैं एक चौथा दृष्टि दोष जिसको हम लोग कहते हैं अबिंदुकता। क्या कहते हैं इसको हम लोग, अबिंदुकता। अबिंदुकता, इसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य। एस्टिग्मेटिज्म, ये आपको दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता है। दरअसल क्या है ये, इसको समझने का प्रयास कीजिए। दृष्टि वैषम्य जो है, अगर एक लाइन में समझिए तो ये दोषपूर्ण कॉर्निया के कारण होता है। ये क्यों होता है, ये दोषपूर्ण कॉर्निया के कारण होता है, दोषपूर्ण कॉर्निया के कारण होता है। आप याद कीजिए, आप लोगों को हमने बताया था कि आंख की जो बाहर की जो पारदर्शी आवरण होती है, जो एक कर्व की तरह होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो कर्व है, ये जो कर्व आपको देख रहे हैं, ये कर्व ही क्या है आपको, ये कॉर्निया है, ये पारदर्शक हिस्सा है, ठीक ना। और जब आंख में प्रकाश प्रवेश करती है तो पहले कॉर्निया पर ही पड़ेगा, कॉर्निया के बाद वो आइरिस के जो मध्य में आप देखे होंगे आंख की पुतली है, उससे होते हुए नेत्र लेंस पे पड़ती है और फिर नेत्र लेंस उसका इमेज रेटिना पर क्रिएट कर देता है, ठीक ना। तो ये दरअसल दोषपूर्ण कॉर्निया के कारण जो है वो दृष्टि वैषम्य होता है। मतलब अगर कॉर्निया की जो सतह है वो आप देख रहे हैं कि इसका शेप अगर बिगड़ जाए, कॉर्निया ये है आपकी कॉर्निया, अगर इसका शेप बिगड़ जाए, ये ज्यादा वक्र हो जाता है। अगर आप इसको देखिएगा तो इसमें क्या हो जा रहा है कि ये शेप जो है ये ज्यादा वक्र हो गया, टेढ़ा हो गया। मतलब कॉर्निया की जो शेप ऐसे है, ये थोड़ा और टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे टेढ़ा हो जाता है।
कहने का मतलब है कि अगर नेत्र की जो कॉर्निया है उसकी वक्रता बढ़ जाती है, यानी कॉर्निया का आकार जो है बदल जाता है, ठीक ना, तो ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति के आंख में दो फोकल पॉइंट बन जाते हैं। अब इस चित्र को देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग समझ पाएंगे। ये एक नॉर्मल विजन है, ऊपर वाला आप चित्र देख पा रहे हैं, नॉर्मल विजन है कि प्रकाश किरण आ रहा है, कॉर्निया के बाद वो नेत्र लेंस पे पड़ेगा, नेत्र लेंस से पड़ने के बाद वो रेटिना पे जाके फोकस हो जा रही है। लेकिन अगर आप एस्टिग्मेटिज्म का बात करेंगे, अगर आप अबिंदुकता की बात करते हैं, तो नेत्र में क्या होती है, दो फोकल पॉइंट बनते हैं, यानी कि यहां पर भी फोकल पॉइंट बना, यहां पर भी फोकल पॉइंट बना, जिसके कारण क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है वो एक ही क्षैतिज सतह पर और उदग्र सतह पर समान ऊंचाई की जो वस्तु है उसको वो बेहतर ढंग से देख नहीं पाता, उसको समझ नहीं पाता। मतलब कि इसमें क्षैतिज रेखाएं और उदग्र रेखाएं को देखने में असुविधा होती है। अगर जैसे आपने देखा था कि निकट दृष्टि दोष में क्या हो रही है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को देखने में दिक्कत हो रही है, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को देखने में दिक्कत हो रही है, जरा दृष्टि दोष में दोनों दिक्कत संयुक्त हो जा रहा है। अब बिंदुकता की जब हम बात करते हैं तो एक ही तल में जो है, एक ही समतल में जो है खींची गई जो क्षैतिज रेखा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और जो वर्टिकल लाइन होगा उसको समझने में दिक्कत होती है। मतलब कि अगर क्षैतिज ऊंचाई, क्षैतिज लंबाई और जो वर्टिकल ऊंचाई होती है अगर समान लंबाई की है तो व्यक्ति उसको नहीं समझ पाता, उसको नहीं भली भांति ढंग से देख पाता है। और ये किसके कारण हो रहा है, दोषपूर्ण कॉर्निया के कारण। कॉर्निया अगर अधिक कर्व हो जाता है, अधिक वक्र हो जाता है, ठीक ना, तो आप समझ रखते हैं दोषपूर्ण कॉर्निया, यानी कॉर्निया अधिक, कॉर्निया जब क्या होती है, कॉर्निया की वक्रता बढ़ जाती है, कॉर्निया की वक्रता बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति जो है एक ही ऊंचाई की क्षैतिज एवं उदग्र रेखा की पहचान सुनिश्चित नहीं कर पाता है, पहचान सुनिश्चित नहीं कर पाता है। और क्या देख रहे हैं हम कि इसमें ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा जाता है, तो एकदम ध्यान रखेंगे हम लोग कि इसमें क्या हो रहा है कि नेत्र में दो फोकल पॉइंट बन जा रहे हैं, है ना। यहां भी रेटिना पर भी इमेज बन गया, रेटिना के आगे भी इमेज बन गया, वो समझ ही नहीं पाएगा कि कौन सा इमेज है, वो उसको पूरा आपको तंत्रिका तंत्र की एल्गोरिथम ही बिगड़ गई। तो ऐसे समझ लीजिए कि इस दृष्टि दोष में क्या होते हैं, इस दृष्टि दोष में दो फोकल पॉइंट बनते हैं। बहुत ही स्पष्ट है, समझ पा रहे हैं अबिंदुकता क्या है, एस्टिग्मेटिज्म क्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि वैषम्य कहते हैं। तो यहां से पहला चीज हम ध्यान रखेंगे कि ये दोषपूर्ण कॉर्निया के कारण होता है, कॉर्निया अधिक वक्र हो जाती है, ठीक ना। और इसमें क्या होते हैं, दो फोकल पॉइंट बन जाते हैं, और समस्या क्या आ रही है कि क्षैतिज रेखा और उदग्र रेखा जो समान ऊंचाई की है, एक ही तल में जो खींची गई रेखा है उसको पहचान नहीं पा रहा है। और इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग, सिलेंडरी लेंस का प्रयोग चश्मे के रूप में करते हैं। इसकी चर्चा कई बार आप लोगों के बीच हो ही चुकी है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि इसका क्या उपचार है। अगर हम इसके उपचार की बात करेंगे तो इसका उपचार है बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस, इसी को हम लोग कहते हैं सिलेंडरी लेंस, सिलेंडरी लेंस का प्रयोग चश्मे के रूप में। अब हम लोग आते हैं एक और आपको डिफेक्ट
जो आंखों में एक समस्या आती है जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, कलर विजन कहते हैं, हिंदी में उसको हम लोग वर्णाधीयता कहते हैं। तो हम लोग जो अगला दृष्टि दोष देखने जा रहे हैं वो है हमारा कलर विजन, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं या इसी को हम लोग वर्णाधीयता कहते हैं। इसको हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, चूंकि कई सारी परीक्षाओं में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और कॉम्पिटिटिव लेवल तक इन फ्यूचर में अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब जाइएगा, अभी तो आप लोग मैट्रिकुलेशन के स्टूडेंट हैं, जब आप लोग इन फ्यूचर में आप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जाइएगा तो मेरा एक दावा है कि यहाँ पे मैंने जितनी बात आप लोगों को बताया है, आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं के स्तर तक एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं। लगभग आपके सारे डॉट्स जो हैं वहां क्लियर रहेंगे और बहुत इजीली वे में आप उसको टेकल कर पाएंगे और उस समय ये सारी चीजें आपको याद आएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम लोग कि वर्णाधीयता क्या चीज है। तो वर्णाधीयता जो है ये दरअसल ये एक पहली बात तो ये एक आनुवांशिक रोग है। ये कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है। और जान रहे हैं आनुवांशिक रोग का मतलब क्या होता है? ऐसा रोग जो हमको अपने जनकों से प्राप्त होता है, माता पिता से प्राप्त होता है, पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, वो आनुवांशिक ही है, ठीक ना। तो आमतौर पे ये जो रोग है, ये रोग हमको अपने जनकों से प्राप्त होते हैं, अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि एक आनुवांशिक बीमारी है। और इस बीमारी में समस्या क्या आ रही है कि इसमें क्या दिक्कत है, आंख में क्या समस्या आ रही है? याद कीजिए कि आप लोगों को हम जब ह्यूमन आई लेक्चर 2 का जो दूसरा जो क्लास हुआ था वहां पे रेटिना के बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की थी और हम बताए थे कि रेटिना पर जो इमेज बनता है वो इमेज दृक् तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क को भेज दी जाती है। और उस दृक् तंत्रिका से क्या होती है कि दो तरह की संरचना जुड़ती है, एक आपको छड़ जिसको हम दंड कहते हैं और दूसरा शंकु। तो उसमें शंकु जो है, रंगों की पहचान किसके द्वारा होता है? शंकु के द्वारा होता है, ठीक ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम ध्यान रखिएगा। और खास करके जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़िएगा तो वहां पे ऐसे ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो भिन्न भिन्न रंगों की पहचान करने के लिए हमारी आंखों में जो दृक् तंत्रिकाएं हैं, उस दृक् तंत्रिका में अलग अलग कलर की पहचान करने के लिए अलग अलग तरह के शंकु होते हैं। और जिस रंग का शंकु नहीं होगा उस रंग के आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी। मतलब कि रंगों की पहचान करना नेत्र में किसका काम है? शंकु का काम है, रंगों की पहचान सुनिश्चित करना। और अगर सपोज डैट कि कुछ शंकु कम है या शंकु है ही नहीं या उस रंग को देखने लायक शंकु नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में वो रंग भली भांति ढंग से वो नेत्र पहचान नहीं कर पाएगा। तो मतलब ये दृष्टि दोष जो है, ये दृष्टि दोष आपको किस चीज का दृष्टि दोष है? तो ये दृक् तंत्रिका की जो संरचना है शंकु, ठीक ना, दृक् तंत्रिका, दृक् तंत्रिका की जो एक रचना है कि रचना शंकु से जुड़ी हुई है। समझ पा रहे हैं बात को? क्योंकि आंख में क्या होता है, भिन्न भिन्न रंगों की पहचान करने के लिए भिन्न भिन्न तरह के शंकु होते हैं। तो अगर व्यक्ति के आंखों में कुछ खास रंगों की पहचान करने वाला शंकु नहीं है तो उस रंग को नहीं पहचान पाएगा। और सामान्यतः ह्यूमन आई में इस तरह की जो कलर ब्लाइंडनेस होती है जिसको हम कलर विजन कहते हैं, तो सामान्यतः वो लाल और हरे रंग को पहचान नहीं पाता है। हालांकि यहाँ बहुत ही क्लियर रूप में हम बता दें कि जिस रंग का शंकु नहीं होगा वो रंग दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में जाएंगे तो वहां पे सामान्यतः जब यही आपको मिलेंगे कि कौन सा रंग दिखाई नहीं पड़ता, तो वहां पे ध्यान रखेंगे हम कि लाल और हरा रंग। सामान्यतः क्या होता है कि इस दृष्टि दोष में, इस दृष्टि दोष में व्यक्ति सामान्यतः लाल एवं हरे रंग में, लाल एवं हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, में विभेद
नहीं का या नहीं पहचान पाता है, नहीं कर पाता है। जब आप लोग विभिन्न एग्जामिनेशन को दीजिएगा, आप रेलवे में खास करके ये जो टेस्ट होता है वो बहुत ही कड़ाई से ये टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि वहां पे तो सारा खेल जो है वो लाल और हरा पर भी है ही है। लाल प्रकाश जो है उससे ट्रेन को रोकना है और हरा प्रकाश से ट्रेन वो शुरू होती है, वो गति में आती है। और अगर यही दोनों रंग को नहीं समझ पा रहे हैं तब तो आप लोग ट्रेन में ट्रेन लड़वा दीजिएगा, टकरा दीजिएगा। तो इसीलिए देखिएगा कि रेलवे के एग्जामिनेशन में खास करके कलर ब्लाइंडनेस को बहुत ही बेहतर तरीका से चेक किया जाता है, और अगर आपको कलर विजन है तो किसी भी तरह से आपका चयन नहीं हो सकता। हालांकि और भी जो विभिन्न सेक्टर हैं वहां पर भी आपको कलर विजन का टेस्ट किया जाता है। आप देखिएगा इस तरह से आपको ये बुक की तरह होगा, वो पृष्ठ पलटते चले जाएंगे और आप लोग भी अपना कलर विजन जरा टेस्ट कर लीजिए, जूम कीजिए इसको और पढ़ने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको पहचानने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसको पहचान पा रहे हैं, बहुत ही आसान है, आप गूगल में जाइए और कलर विजन टेस्ट के लिए आप देखिएगा तो बहुत सारे आपको फोटोग्राफ सामने में आ जाएगा, और वहां पे कुछ अक्षर या कुछ शेप जो होते हैं, कुछ चित्र जो होते हैं वो छिपे होते हैं, बने होते हैं, और आपको उसको देखना होता है, पहचानना होता है। अगर आप पहचान पा रहे हैं तो सामान्यतः आप लोग कलर विजन के शिकार नहीं है, और अगर दिक्कत है तो समझ लीजिए आपकी आंखों में भी इस तरह की समस्या है। हालांकि इसके हायर टेस्ट भी हैं जहां से बेहतर तरीके से इसकी जांच की जाती है, लेकिन सामान्यतः आप अपने आंखों के कलर विजन की चेक जो है ऐसे चित्रों के माध्यम से कर सकते हैं कि इन चित्रों में जो छिपे अक्षर हैं या कोई रास्ता बना हुआ है या कोई संकेत छुपा हुआ है, कोई चित्र छुपा हुआ है, उसको पहचानने के लिए आपको कहा जाए तो जो कलर विजन के जो व्यक्ति होंगे, जो जिसको वर्णाधीयता है, वो इसे नहीं पहचान पाएंगे। तो यही कलर ब्लाइंडनेस की इसमें क्या होती है कि जिस रंग की शंकु नहीं होगी हमारी नेत्र में, दृक् तंत्रिका में, हम उस रंग को नहीं पहचान पाएंगे। सामान्यतः व्यक्ति जो है वो लाल और हरे प्रकाश में विभेद नहीं कर पाता, लाल और हरे प्रकाश को बेहतर तरीके से नहीं पहचान पाता। और ये दृष्टि दोष जो है वो एक तरह से आनुवांशिक रोग है, ठीक ना, मतलब हमें अपने जनकों से प्राप्त होता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि ये लाइलाज भी है, मतलब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, चांद पर बस्ती बनाने की सोच रहे हैं, वहां पे जमीन की बिक्री शुरू हो गई है, ठीक ना, लेकिन अभी भी कुछ चीजें जो हैं वो नहीं हम कर पा रहे हैं। उसमें एक ये भी है कि वर्णाधीयता एक लाइलाज बीमारी बनी हुई, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, ये पूछे गए क्वेश्चन है। वर्णाधीयता जो है ये एक तरह की क्या है, लाइलाज बीमारी है अभी तक। अब इन फ्यूचर में आने वाले समय में विज्ञान कहां तक पहुंचेगा ये किसने देखा है, लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो ये लाइलाज बीमारी है, मतलब इसका कोई उपचार जो है अभी भी उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से आज के क्लास में आप लोगों ने क्या देखा, दूरदृष्टि दोष को देखा, जरा दृष्टि दोष को देखा, अबिंदुकता जिसको दृष्टि वैषम्य कहते हैं हमने उसे भी देखा, और कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णाधीयता को भी देख लिया। तो अब ये क्लास काफी लंबा हो जाएगा और आप लोगों को भी शायद उतनी बेहतर ढंग से समझ में आ नहीं पाएगी। तो आज के इस क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं, अगले क्लास में हम लोग फिर इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। और चूंकि ये सारे वीडियो आपके क्लास के वीडियो आप जान रहे हैं यूट्यूब पे कोशिश रहती है कि इसको अपलोड कर दिया जाए, तो जिनकी क्लास छूट गई है आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक ना। और जो सीधे हमारे यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को देख पाते हैं उनसे भी मेरी एक बार फिर आग्रह होगी कि अगर हमारे क्लास पसंद आ रहे हैं तो शेयर करना ना भूलें, और लाइक करें, कमेंट करें, अपनी बातों को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे, बताएं हमें। और चूंकि सारे वीडियो तो क्लास जो हमारी ऑफलाइन क्लास की जो है उसकी सारे वीडियो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पा रहा हूँ, चूंकि मैंने कई दफे कहा है कि इन फ्यूचर में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, ऑनलाइन शिक्षण के लिए कई सारी योजनाओं पे मैं कार्य कर रहा हूँ, हमारी टीम कार्य कर रही है, वो आप लोगों के सामने होगी। लेकिन जो हमारे यूट्यूब के जो दर्शक हैं, जो वहां पे इस क्लास को देखते हैं, मैं उनसे जरूर एक बार फिर यही कहूंगा कि अगर आपको ये क्लास पसंद आते हैं तो दिल खोल के जो है वो हमें प्रोत्साहन दीजिए। आपकी सहयोग की
आपके सलाह की अपेक्षा रहेगी हमें, और आपके सहयोग, सुझाव, सलाह, इन सबों का क्या जो है वो उम्मीद रहेगा हमारी टीम को। तो क्लास अच्छी लगती है तो इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।